आज जो हम बात करेंगे वो होगी जनाब अली अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, जब हम अकाउंटिंग साइकिल की बात करते हैं तो अकाउंटिंग साइकिल के अंदर ये पूरा प्रोसीजर है कि आपने एक पीरियड जब स्टार्ट हुआ, मान लें कि पीरियड आपका ओके मान लें कि पीरियड आपका 1 जन से स्टार्ट हुआ और लेट्स से कि 1 साल के बाद वो 31 दिसंबर पे एंड हो रहा है। तो आपने किस तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से लेके जाना है कि वो एट द एंड ऑफ द पीरियड समराइजिंग की पोजीशन पे या समराइजेशन के साथ या इन अदर वर्ड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सूरत में आपके सामने मौजूद हो, ताकि उसके बाद फिर आप उसके जो अगले प्रोसेसेस हैं एनालाइजिंग का, रिपोर्टिंग का, उस पर काम कर सकें। उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो कि जहाँ से आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है वो है जर्नल जर्नल। सबसे पहला काम जहाँ पे आप ड्यूरिंग द पीरियड होने वाली ट्रांजैक्शंस को एज एंड व्हेन रिकॉर्ड करते हो, जब भी वो इनकर होती हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन है, किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन है, चाहे वो लेने की सूरत में है, चाहे वो देने की सूरत में है, कोई चीज़ आपने बाय की है, कोई चीज़ आपने सेल की है, तो वो तमाम की तमाम जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सबसे पहले रिकॉर्ड होती हैं जर्नल के अंदर। जर्नल के बाद जो अगला फेज बनता है वो है जी जर्नल लेजर, या इन अदर वर्ड्स इसे हम कहते हैं टी अकाउंट्स। यानी कि जर्नल पे आपने काम शुरू किया और उसके बाद अगली जो स्टेटमेंट या अगला जो काम आपने करना होता है, टी बेसिकली जब हम एक फॉर्मेट है, जो टी अकाउंट्स होते हैं वो बेसिकली कुछ इस शक्ल में बनते हैं, सही है ना? तो इसलिए इसको हम कहते हैं टी अकाउंट्स। तो जर्नल लेजर या इन अदर वर्ड्स टी अकाउंट्स। जब टी अकाउंट्स का फेज चलता है तो उसके फौरन बाद अगला जो स्टेटमेंट आप तैयार करते हो या अगले जो काम करते हो वो होता है ट्रायल बैलेंस। वालेकुम अस्सलाम। ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस जिसके अंदर एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने दो वर्ड्स हमारे लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़े जब हम ट्रीटमेंट ऑफ नेचर ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे थे, जहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर हमने डेबिट को इक्वल करना है क्रेडिट के। इट मीन्स कि आप जब ये पूरा सेटअप तैयार करेंगे या जब इस पर ट्रायल बैलेंस के ऊपर काम करेंगे तो आपके जो एंडिंग बैलेंस होंगे डेबिट का और क्रेडिट का, बोथ मस्ट बी इक्वल। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर तो है तो उसका मतलब या फिर जर्नल की ट्रांजैक्शंस में कोई इशू है या फिर टी अकाउंट्स के अंदर कोई इशू है पोस्टिंग में, या फिर यहां से कोई बैलेंस उठ के ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा है, उसमें कोई इशू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं तो वो तो जर्नल का पार्ट बन गई। तो इट मीन्स कि जितने भी हेड्स होंगे वो आपके जर्नल के अंदर नजर आएंगे। जब भी आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे तो कोई ना कोई हेड उसको असाइन करोगे और उस हेड का फिर आप लिंक देखोगे पिलर्स के साथ, और अकॉर्डिंगली जो उसकी ट्रीटमेंट है उसको फॉलो करोगे। वहां से
वो तमाम के तमाम हेड्स उठ के आते हैं जर्नल लेजर के अंदर, जहां पे कुछ इस शक्ल में आप हर हेड का, हर इंडिविजुअल हेड का एक अकाउंट बनाते हो, जहां पे आप उसको रिकॉर्ड करते हो कि इस तारीख को पैसा इसके अंदर आया, इस तारीख को, यानी कि इस तारीख को इसके अंदर इंक्रीज आया, इस तारीख को इसके अंदर डिक्रीज आया, या इस तारीख को ये डेबिट हुआ, या इस तारीख को ये क्रेडिट हुआ। तो आपकी जो टी अकाउंट्स की ये वाली साइड होती है, ये कहलाती है डेबिट, और ये वाली कहलाती है क्रेडिट। तो किसी भी पर्टिकुलर हेड का जब भी आप टी अकाउंट बनाओगे, तो उसमें जहां जहां वो डेबिट हो रहा होगा वहां वहां डेबिट पे लिख दोगे, जहां जहां क्रेडिट हो रहा होगा वहां वहां। तो उसके बाद जब इसको बैलेंस करोगे, तो बैलेंस करने के बाद एक एंडिंग बैलेंस निकल के आएगा। अगर डेबिट ज्यादा होगा तो इसका मतलब जो एडिशनल बैलेंस निकल के आएगा वो इस साइड पे निकल के आएगा। अगर क्रेडिट ज्यादा होगा तो बैलेंस इस साइड पे निकल के आएगा, जो डिफरेंस होगा। वो जो बैलेंस बनता है, उस बैलेंस को फिर आप उठा के लेके जाते हो ट्रायल बैलेंस के अंदर। यानी कि आपने 100 रुपए दिए, 50 रुपए लिए, 100 रुपए लिए, 50 रुपए दिए, इस तरीके से आप करके डेबिट क्रेडिट करते हुए एक बैलेंस बनाते हो। उस बैलेंस को उठा के फिर आप लेके जाते हो टी अकाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर। और ट्रायल बैलेंस में फिर तमाम हेड्स को रिकॉर्ड करते हो, उनके डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। और फिर जब एट द एंड जब सारे हेड्स रिकॉर्ड हो जाते हैं, तो आखिर में जब टोटल करते हो तो डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है, तो ट्रायल बैलेंस के बाद अगला जो काम होता है वो होता है एडजस्टमेंट्स का। एडजस्टमेंट्स का मतलब ये है कि ड्यूरिंग द पीरियड मुमकिन तौर पे हो सकता है कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने से रह जाए, या कोई ट्रांजैक्शन एट द एंड ऑफ द पीरियड ही रिकॉर्ड होनी है। वो तमाम की तमाम आपकी एडजस्टमेंट्स, या इन अदर वर्ड्स एडजस्टिंग एंट्रीज। तो इसके अंदर भी आप एंट्रीज ही पास करते हो, जस्ट लाइक जर्नल जर्नल में जिस तरीके से ट्रांजैक्शंस पास होती हैं, उसी तरीके से एडजस्टमेंट्स या एडजस्टिंग एंट्रीज के अंदर भी ट्रांजैक्शंस पास होती हैं। उसके बाद जो अगला स्टेप आप लेते हो वो कहलाता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस यानी पहले आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, उसके बाद एडजस्टमेंट्स आई या एडजस्टिंग एंट्रीज पर आपने पास की। उन एडजस्टिंग एंट्रीज के बिहाफ पे फिर आप बनाते हो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। और अगेन कंडीशन वही है कि उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर होनी चाहिए। जब ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का फेज कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर आप आखिरी स्टेज की तरफ जाते हो, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी समराइजेशन। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो दो मेन स्टेटमेंट आप तैयार करते हो वो होता है बैलेंस शीट और दूसरी होती है इनकम स्टेटमेंट। यानी आपके जो 5 पिलर्स हैं, उन पिलर्स की बेस पे आप ये दो स्टेटमेंट्स तैयार करते हो। एक होती है बैलेंस शीट और एक होती है इनकम स्टेटमेंट। और जब ये फेज कंप्लीट हो जाता है, तो इसके बाद अगले पीरियड के लिए दोबारा से काम जर्नल से स्टार्ट हो जाता है। इसे कहते हैं हम अकाउंटिंग साइकिल। तो अब कंपनी मान लो कि अगर 1 साल के लिए काम कर रही है तो यही प्रोसीजर फॉलो करना है। हाफ ईयरली के लिए काम कर रही है, सेम प्रोसीजर, सेम साइकिल। मंथली अकाउंट्स बना रही है तो भी सेम साइकिल यूज होगा। पहले जर्नल में जाएगा, जर्नल से जर्नल लेजर में जाएगा या टी अकाउंट्स में जाएगा, वहां से ट्रायल बैलेंस में जाएगा। ट्रायल बैलेंस से अगर उसमें कोई एडजस्टमेंट्स आ रही होंगी, देन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स,
ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के बाद दोबारा से अगले पीरियड के लिए काम स्टार्ट हो जाएगा, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएंगी। दिस इज योर अकाउंटिंग साइकिल। तो हम जो बेसिकली अब स्टेप लेने जा रहे हैं वो है किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले उसका एनालिसिस करना, कि उस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। ये स्लाइड मैंने ऑलरेडी आपको ब्लैक बोर्ड पे शेयर कर दी है, तो आप लोग चाहें तो स्लाइड्स अपने पास खोल सकते हैं, या फिर मेरे सामने जो आपके सामने जो स्क्रीन शो हो रही है पहले उसको समझ लें, उसके बाद फिर आपके पास पूरी की पूरी जो पीपीटी है ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो फिर आपको अंडरस्टैंड करने में सपोर्ट करेगी। तो जब हम एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस की या ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज जो हमने देखनी होती है वो ये है, किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको 2 हेड्स या टाइटल्स चूज करने होते हैं, एटलीस्ट 2। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं ये बात कर रहा हूं कि जब आप किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें एटलीस्ट एक हेड डेबिट होगा, एटलीस्ट एक हेड क्रेडिट होगा, और उन दोनों की जो अमाउंट्स हैं वो बराबर होनी चाहिए। यानी जितनी अमाउंट से आप उसको डेबिट करेंगे तो क्रेडिट में भी उतनी ही अमाउंट रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो जब भी आप किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने जा रहे होंगे तो सबसे पहले जो चीज आपने देखनी है कि उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस में से कौन से 2 हेड बाहर आएंगे, जिसमें से एक हेड कम से कम 2 हेड बाहर आएंगे, जिसमें से एक हेड आपका डेबिट होगा और एक हेड क्रेडिट होगा। तो ये तो हो गया आपका पहला स्टेप, टाइटल ऑफ अकाउंट। जब वो हेड आप डिसाइड कर लेंगे कि हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन है और इस ट्रांजैक्शन में से ये 2 हेड आपके बाहर आ रहे हैं, जब वो हेड आप निकाल लेंगे तो उसके बाद जो अगला स्टेप आप लेंगे वो होगा नेचर ऑफ अकाउंट। इट मींस कि आपके जो 5 पिलर्स हैं उन पिलर्स में से उस पर्टिकुलर हेड का किस पिलर से ताल्लुक है। ठीक है, यानी कि पहले आपने क्या किया, आपके पास एक ट्रांजैक्शन आई, उस ट्रांजैक्शन में से आपने कम से कम 2 हेड बाहर निकाल लिए कि हाँ भी ये हेड इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में यूज होंगे। फिर उस हेड का आपने लिंक क्रिएट किया नेचर ऑफ अकाउंट के साथ, या इन अदर वर्ड्स अकाउंटिंग पिलर्स के साथ, कि हाँ ये जो 5 पिलर्स हैं या ये जो 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स हैं, इन नेचर ऑफ अकाउंट्स में से किस पर्टिकुलर पिलर के साथ इसका ताल्लुक है। उन पिलर में से किसी एक पिलर के साथ उस पर्टिकुलर हेड का ताल्लुक आपने रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। जब ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लेंगे तो स्टेप 3 पे आप फिर ये देखेंगे कि वो हेड इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो हमने जो 5 पिलर्स की ट्रीटमेंट को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जहां पे हमने उसको डेबिट और क्रेडिट हमने रिकॉर्ड किया था बेस्ड ऑन इंक्रीज और डिक्रीज। तो इसका मतलब ये है कि हेड्स आपने निकाल लिए, हेड्स को आपने पिलर के साथ लिंक किया और उस पर्टिकुलर हेड की ट्रीटमेंट फिर आपने चेक की कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो जब आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंगली फिर आप उसको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते वक्त या तो डेबिट करेंगे या फिर क्रेडिट करेंगे। ठीक हो गया। तो जब भी किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने जा रहे होंगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। तो ये 4 स्टेप्स हैं जो कि किसी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए आपको यूज करने हैं। रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन आपके सामने आ रही है, उस ट्रांजैक्शन में से सबसे पहले हेड्स को बाहर निकालना,
कम से कम 2 हेड्स बाहर आएंगे। 2 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं होंगे, एक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक को आपने डेबिट रिकॉर्ड करना है और एक को आपने क्रेडिट रिकॉर्ड करना है। तो इसका मतलब कम से कम 2 हेड्स आपके बाहर आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जब वो हेड्स आप डिसाइड कर लेंगे तो उन हेड्स का फिर आपने लिंक देखना है नेचर ऑफ अकाउंट्स के साथ या पिलर ऑफ अकाउंटिंग पिलर्स के साथ, कि वो जो 5 पिलर्स हैं उनमें से उस पर्टिकुलर हेड का किसके साथ ताल्लुक है। जब वो ताल्लुक वाजे कर लेंगे, जब वो रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लेंगे, तो उसके बाद फिर आपने ये देखना है कि उस पर्टिकुलर हेड को कि वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। और जब ये चीज वाजे हो जाएगी कि वो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट हमने लास्ट क्लास में लिखी थी कि एसेट अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो वो डेबिट में जाएंगे, एसेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट में जाएगा, रेवेन्यू अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट में जाएगा, और डेबिट हो रहा है तो वो डिक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट में जाएगा। तो ये तमाम पिलर्स आपके माइंड में बिल्कुल फीड होने चाहिए, बिल्कुल घोल के पी लें उसको, और उसी के अकॉर्डिंगली ये 4 एनालिसिस के स्टेप्स। किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए ये 4 स्टेप्स आपने हर दफा फॉलो करने हैं। और ये इसको मैं इतना ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड कर लेते हो तो अल्टीमेटली उसी वक्त ही इस चीज को आप डिसाइड कर लेते हो कि उस पर्टिकुलर हेड का जो इम्पैक्ट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस शीट में जाएगा या इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएगा। क्योंकि 5 पिलर्स है ना, 5 में से 3 पिलर्स आपके जो हैं वो बैलेंस शीट के हैं, और जो 2 पिलर्स आपके रह गए हैं, जो 2 पिलर्स आपके हैं वो आपके इनकम स्टेटमेंट के हैं। तो इसका मतलब जब आपने उस पिलर के साथ उस किसी एक पर्टिकुलर पिलर के साथ उस हेड को लिंक कर लिया, तो फिर इसका मतलब उसी वक्त ही आपने इस चीज को डिसाइड कर लिया कि ये जो पर्टिकुलर हेड है ये बैलेंस शीट में जाएगा या इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएगा। तो इसीलिए एनालिसिस बड़े ध्यान से, बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ करना पड़ता है। अगर शुरू में ही वो चीज गलत हो जाए तो इसका मतलब फिर उसकी रिकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग ही फिर आगे साइकिल को पूरा करेगी, और वो फिर लेजर में भी गलत जाएगा, ट्रायल बैलेंस में भी गलत जाएगा, एडजस्टमेंट में भी गलत जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर भी गलत रिकॉर्ड होगा। चलें फिर समझना स्टार्ट करते हैं। एक ट्रांजैक्शन आपके सामने, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब ये ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन से सबसे पहला स्टेप हमने क्या फॉलो करना है? हमने अभी जो 4 स्टेप डिस्कस किया एनालिसिस करने के लिए, टाइटल। यस, तो टाइटल को सबसे पहले हमने इस ट्रांजैक्शन में से बाहर निकालना है। कितने टाइटल्स बाहर निकालने हैं? कम से कम 2। ठीक है, कम से कम 2 हो सकते हैं, 2 से जायद भी एक ट्रांजैक्शन के अंदर हो सकते हैं, लेकिन हर ट्रांजैक्शन एटलीस्ट 2 हेड्स तो अपने अंदर समेटेगी। तो इसका मतलब अब जब बात कर रहे हैं इस ट्रांजैक्शन की, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि, तो इसका मतलब ये है कि अब मैंने ये देखना है कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस में से मैंने 2 हेड बाहर निकालने हैं। तो इसका मतलब मैंने, कंपनी ने परचेज किया है फर्नीचर, तो इसका मतलब एक हेड जो मैं बाहर निकाल सकता हूं वो है फर्नीचर। किसके अगेंस्ट में? तो फर्नीचर के अगेंस्ट में मैंने क्या किया? कैश दिया। सही है। हमने जो पहली क्लास में जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को डिस्कस किया था, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि मैंने एसेट साइड पे ही दोनों को रखा था, कैश को भी और फर्नीचर को भी, और फिर और डिफरेंट चीजें थी जो मैंने रिकॉर्ड की थी। तो इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन में से जो 2 हेड हम बाहर निकाल सकते हैं
वो है फर्नीचर और कैश। तो फर्नीचर बाहर आ गया और कैश बाहर आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका एनालिसिस का पहला स्टेप कि आपने फर्नीचर को बाहर निकाला, कैश को बाहर निकाला, तो उस ट्रांजैक्शन में से आपने दो हेड्स बाहर निकाल लिए, टाइटल ऑफ अकाउंट आपने डिसाइड कर लिया। जब ये डिसाइड कर लोगे तो अगला स्टेप क्या लोगे? ना, नेचर ऑफ अकाउंट्स, बिल्कुल। कि अब हमने अब हमने ये जो टाइटल्स बाहर निकाले हैं, इन टाइटल को हमने लिंक करना है उनके पिलर्स के साथ कि इस पर्टिकुलर हेड का इस पर्टिकुलर हेड का किस उन 5 पिलर्स में से किस पिलर के साथ या किस नेचर से ताल्लुक है। तो जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को डिस्कस किया था तो उसमें मैंने कहा था सबसे पहला जो पैसा आपका आके पार्क होता है वो होता है इक्विटी के अंदर या कैपिटल के अंदर। उसको फिर आप यूटिलाइज करते हो एसेट्स बनाने में। ऐसे ही था। तो इसका मतलब ये है कि मैं ये कह सकता हूं कि मैंने अमाउंट को यूटिलाइज किया किसको बनाने में? एसेट को बनाने में। तो इसका मतलब इस फर्नीचर का जो ताल्लुक जो मुझे नजर आता है वो आता है एसेट्स के साथ। क्यों? मैं अगर कोई बिजनेस रन कर रहा हूं तो इसका मतलब मुझे उस बिजनेस में बैठने के लिए, गेस्ट को बिठाने के लिए, क्लाइंट्स को बिठाने के लिए, डीलिंग्स के लिए, ऑफिशियल मामला चलाने के लिए मुझे फर्नीचर की जरूरत तो पड़ेगी। तो इसका मतलब वो जो फर्नीचर है वो मेरी कंपनी का एसेट है। तो एक हेड तो इसका मतलब ये है कि फर्नीचर जिसको मैंने लिंक कर दिया पिलर के साथ, ये एसेट है। व्हाट अबाउट कैश? अब इसको इस एंगल से पकड़ो। 100 रुपए में बिजनेस में लेके आया, उस 100 रुपए में से मैंने 50 रुपए का फर्नीचर खरीद लिया, बाकी 50 कहां पड़ा हुआ है? कैश। ठीक है, तो वो भी इसका मतलब एसेट है कि मैं जो 100 रुपए बिजनेस में लेके आया मैंने इक्विटी के अंदर पार्क किए और उसमें से मैंने 50 रुपए खर्च किए, यानी वो 100 रुपए। अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करूं तो इस वक्त मेरे पास एसेट इक्वल इक्विटी, यानी मैं इक्विटी में मैंने पैसा पार्क किया है, अभी फिलहाल कोई लायबिलिटी नहीं है। इक्विटी में मैंने पैसा पार्क किया 100 रुपए, वो 100 रुपए मेरे एज इट इज एसेट्स के अंदर एज ए कैश मौजूद है। सही है ना? अब उस कैश को मैं यूटिलाइज कर रहा हूं एसेट्स बनाने में। तो 100 रुपए कैश पड़ा हुआ था, उस 100 रुपए को मैंने 50 फर्नीचर खरीदा 50 रुपए का और 50 रुपए रह गया मेरे पास कैश। तो इसका मतलब ये जो कैश है ये भी एसेट हुआ। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर ये बोल रहा हूं कि फर्नीचर भी एसेट है और कैश भी एसेट है, तो मैंने सेकंड स्टेप अपना कंप्लीट किया कि हाँ भी पहले मैंने टाइटल्स निकाल लिए, उन टाइटल्स को अब मैंने लिंक किया उनकी नेचर के साथ और फाइनली मैंने इस चीज को फाइंड आउट कर लिया कि इन दोनों हेड्स का जो ताल्लुक है वो एसेट के साथ है। अब जब ये वाला स्टेप कंप्लीट कर लिया तो इसके बाद थर्ड स्टेप क्या लूंगा? इंक्रीज डिक्रीज। तो अब मेरा ख्याल है आप इस ट्रांजैक्शन को देख के समझ सकते हो कि कौन सा एसेट इंक्रीज हो रहा है और कौन सा एसेट डिक्रीज हो रहा है। हमने फर्नीचर बाय किया है तो इसका मतलब फर्नीचर हमारे बिजनेस में आया है, तो फर्नीचर इंक्रीज हो गया। अगेंस्ट में आपने कैश पे किया है, इसका मतलब कैश
बिजनेस की पॉकेट से निकल के किसी दूसरे की पॉकेट में चला गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैश डिक्रीज हुआ। तो हमने अपना एनालिसिस का थर्ड स्टेप कंप्लीट किया कि कौन सा एसेट इंक्रीज हो रहा है और कौन सा एसेट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब अपने सामने खोलो पिलर, जो हमने लास्ट क्लास में किए थे, ट्रीटमेंट ऑफ पिलर्स, उसमें से देख के मुझे बताओ कि अगर इंक्रीज होगा, एसेट अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, मिलना पाते हैं। तो यस, इंक्रीज होगा तो हम डेबिट करेंगे और डिक्रीज होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो ये हमारा इस ट्रांजैक्शन का एनालिसिस कंप्लीट हुआ। जर्नल कैसे बनेगा ये हम इंशाल्लाह इसके ऊपर आगे बात करते हैं, लेकिन पहले हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हमारे सामने आती है तो हम उस ट्रांजैक्शन का कैसे एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने उन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्रिएट कर लेनी है। ठीक हो गया? तो ये हमने क्या किया, अपनी ट्रांजैक्शन का, यस, अपनी ट्रांजैक्शन का पहला एनालिसिस, पहली ट्रांजैक्शन का एनालिसिस कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली ट्रांजैक्शन पर। जी यस, तो जो 2 हेड्स हमने बाहर निकालने हैं इसमें से, उसमें से वो हमें समझ में आ रही है कि एक हो सकता है मशीन और दूसरा हो सकता है कैश। ठीक है, एक हो गया मशीन, दूसरा हो गया कैश। तो 2 हेड्स हमने बाहर निकाल लिए। तो ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। सही है ना? तो जिस तरीके से हमने फर्नीचर को बाय किया उसी तरीके से हमने मशीन को बाय किया। तो इसका मतलब अब मेरे पास एसेट के अंदर जो है वो 3 सेगमेंट्स हो गए। इक्विटी मेरे पास 100 पड़ी हुई है, उसके बाद कैश मेरे पास 100 था, 100 में से मैंने 50 का फर्नीचर बाय कर लिया, बाकी जो रिमेनिंग 50 पड़ा था उसमें से मैंने 25 रुपीज की मशीन बाय कर ली। तो अब 25 मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, 50 मेरे पास फर्नीचर पड़ा हुआ है, 25 मेरे पास मशीन पड़ा हुआ है। सेकंड स्टेप, दोनों एसेट। थर्ड स्टेप माशाल्लाह खुद ही आप सबने बता दिया, बेहतरीन, जबरदस्त, इट्स गुड, कि मशीन जो है वो इंक्रीज कर रही है और कैश डिक्रीज कर रहा है। बिल्कुल। तो जब हमें ये पता है कि एसेट है, एक एसेट इंक्रीज कर रहा है, एक एसेट डिक्रीज कर रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे जैसे कि लास्ट ट्रांजैक्शन के अंदर था कि जो इंक्रीज एसेट हो रहा है उसको हम डेबिट कर देंगे और जो एसेट डिक्रीज हो रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। परफेक्ट, राइट। तो कैश डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट ₹25,000। अब इस ट्रांजैक्शन को आप किस तरीके से देखते हैं? तो सिचुएशन कुछ यूं बनती है स्टूडेंट्स के, पैसा, एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, पैसा कंपनी की जेब में पड़ा हो या कंपनी के बैंक अकाउंट की जेब में पड़ा हो, उससे कोई फर्क पड़ता है तो पैसा कंपनी का ही ना, चाहे वो उसको अपने पास से यूज करे या वो बैंक अकाउंट से यूज करे। क्या ख्याल है? सही है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम। तो इसका मतलब फिर मैं ये कह सकता हूं कि मैं पैसा कंपनी की जेब से निकाल के बैंक की जेब में डाल दूं या बैंक अकाउंट में डाल दूं, तो दोनों सूरतों में मैं ये कह सकता हूं कि मैं 2 हेड्स यूज कर रहा हूं, एक कैश इटसेल्फ और दूसरा बैंक। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो कैश है वो एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे जा रहा है। तो जो 2 हेड्स मैं बाहर निकालूंगा, तो यासिर मलिक
कैश एंड बैंक, ये दो हेड्स हमने बाहर निकाल लिए। सही हो गया। अब हो क्या रहा है, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। तो मैं अगर ये समझ रहा हूं कि मैंने बैंक निकाला, कैश निकाला, तो अगले स्टेज के ऊपर मैं उसको एनालाइज कर सकता हूं। तो जिस तरीके से कैश है उसी तरीके से बैंक है। तो इसका मतलब कैश अगर एसेट है तो बैंक भी एसेट है। ये हो गया दूसरा स्टेप। कैश में ऑलरेडी उसको एसेट कंसिडर कर चुका हूं अपनी प्रीवियस ट्रांजैक्शंस में, लेकिन जो नई चीज आपके सामने इस वक्त मौजूद है वो है बैंक। तो जिस तरीके से मैं कैश को कह रहा हूं कि ये एसेट है, उसी तरीके से बैंक भी एसेट है। पैसा आपका यहां पड़ा हो, पैसा आपका बैंक अकाउंट के अंदर पड़ा हो, दोनों सूरतों में वो पैसा एसेट ही है। ठीक हो गया। अब जब ये मालूम हो गया कि ये दोनों एसेट हैं, तो उसके बाद जो अगले दोनों स्टेप हैं वो तो इजी हो गए ना। कि जब कैश डिपॉजिट किया है बैंक के अंदर, तो उसका मतलब कैश कंपनी की जेब से निकला है और बैंक की जेब में गया है। यानी कंपनी के पास कैश कम हुआ है और बैंक के पास कैश बढ़ गया है। एक तरफ एसेट इंक्रीज हुआ, एक तरफ एसेट कंपनी का कैश डिक्रीज हुआ है, बैंक का कैश इंक्रीज हुआ है। ठीक है ना। तो कंपनी का कैश डिक्रीज हुआ, बैंक का कैश इंक्रीज हुआ। अकॉर्डिंगली एसेट के हवाले से ऑलरेडी हम जानते हैं कि अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। मर्चेंडाइज और कैश। अच्छा, अब यहां पे एक चीज जो आपने समझनी है वो ये कि थोड़ा सा एडवांस में बता रहा हूं चीज को। इंशाल्लाह आगे टाइम मिला तो उसके ऊपर पूरा चैप्टर है हमारा मर्चेंडाइजिंग का। कंपनी जो है, हाँ दिलदार ने सही बोला, कंपनी जो है वो दो तरह के सिस्टम फॉलो करती है। एक होता है पीरियोडिक, एक होता है परपीचुअल। अगर तो कंपनी परपीचुअल यूज कर रही है, अगर तो कंपनी सिस्टम परपीचुअल यूज कर रही है तो वो जो हेड्स बाहर निकालेगी वो होगा मर्चेंडाइज और कैश। लेकिन मेजॉरिटी लेवल पे वर्ल्ड वाइड तकरीबन जो सिस्टम यूज होता है वो होता है पीरियोडिक। ये क्या होते हैं, इंशाल्लाह जब चैप्टर को हम स्टडी करेंगे तो फिर बात करते हैं। पीरियोडिक में जब एंट्री पास होती है तो उसके लिए ट्रांजैक्शंस के जो हेड्स निकाले जाते हैं, उसमें अगर परचेज मर्चेंडाइज है तो मर्चेंडाइज की जगह पे हेड यूज करते हैं परचेजेस। जैसा कि आपके पास वसीम अहमद ने और उससे पहले दिलदार ने जो है वो हाईलाइट किया। तो इसका मतलब अब जो दो हेड्स यहां पर बाहर आएंगे वो एक होगा परचेजेस और दूसरा होगा कैश। अब सवाल ये पैदा होता है कि मर्चेंडाइज की जगह मर्चेंडाइज हम क्यों नहीं यूज कर रहे, परचेजेस क्यों यूज कर रहे हैं। जो कंपनी रॉ मटेरियल बाय करती है, जो कंपनी रॉ मटेरियल बाय करती है, वो रॉ मटेरियल हमेशा पीरियोडिक सिस्टम में एज ए परचेजेस रिकॉर्ड होता है। तो मर्चेंडाइज वो मटेरियल होता है जो कि रॉ मटेरियल होता है। उस रॉ मटेरियल को कंपनी बाय करती है, प्रोसेस करती है और बेचती है मार्केट में। बाय करती है, प्रोसेस करती है, बेचती है। अब ये जो रॉ मटेरियल होता है ये 10 किस्म का होता है। यानी ये कंपनी को अगर एक चीज प्रोड्यूस करनी है तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए कंपनी 10 तरह की चीजें बाय करती है और हर चीज की रॉ मटेरियल होती है, उसके लिए रॉ मटेरियल होती है। तो इसका मतलब फिर ये होता है कि फिर वो एक ही हेड यूज करती है परचेजेस, और परचेजेस के जब वो ट्रांजैक्शन पास करती है तो उस वक्त फिर वो अपने नोट्स में उसको रिकॉर्ड करती है। एक छोटा सा, हम जब ट्रांजैक्शन पास करेंगे तो हम एक छोटी सी जो है वो नरेशन साथ में मेंशन करेंगे, उसके अंदर भी कंपनी मेंशन करती है कि उसने क्या चीज परचेज की। कैसे करेंगे वो तो हम आगे देखते हैं। बट जो चीज आपने जेन में रखनी है, बाय डिफॉल्ट जब भी इस तरह की ट्रांजैक्शन सामने आए जहां पे परचेज मर्चेंडाइज की बात हो रही है, तो वहां पे जो हेड बार आएगा वो आपका होगा परचेजेस। ठीक है, बाय डिफॉल्ट, अनलेस अनटिल
अगर ट्रांजैक्शन में या कंपनी के एतबार से कहीं ये ना लिखा हो कि ये परपीचुअल सिस्टम फॉलो करती है, तो फिर मर्चेंडाइज का वर्ड ही बाहर आएगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट परचेजेस, तो इसका मतलब दो हेड जो आपके पास बाहर आ गए वो हो गया, एक परचेजेस और दूसरा कैश। अब सवाल यह है कि इसको हमने लिंक करना है, ठीक है। तो परचेज कर रहे हैं इन्वेंट्री, परचेज कर रहे हैं इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज होती है एसेट, ठीक है। मर्चेंडाइज क्या होती है? एसेट। और दूसरा हेड जो हम यूज कर रहे हैं वो है कैश। तो अब हम ये तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि क्या चीज इंक्रीज हो रही है और क्या चीज डिक्रीज हो रही है। परचेज आपका हो गया इंक्रीज हो रहा है, कैश आपका डिक्रीज हो रहा है, और अकॉर्डिंगली आप उसको डेबिट और क्रेडिट कर लेंगे। जी, परचेज इक्विपमेंट एंड पेड बाय चेक। लेकिन जो चीज यहां समझना जरूरी है कि जो ट्रांजैक्शन आप पास कर रहे हो वहां पे आपको ये देखना होगा कि वो जो पर्टिकुलर हेड आप बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो वो रॉ मटेरियल का पार्ट है या वो ऐसी चीज है जिसको बिजनेस के अंदर उसको चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे पहली चीज जो बाहर आती है वो है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट बाय किया गया है ताकि उसको अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर सकें, ये हो गई पहली चीज। अब दूसरी चीज पे आओ। अगर मैंने ट्रांजैक्शन ये लिखी होती कि परचेज इक्विपमेंट बाय कैश या परचेज इक्विपमेंट एंड पेड कैश ₹36,000, तो हम कह सकते थे कि दूसरा जो हेड बाहर आएगा वो कैश होगा, सही। लेकिन अभी जो पेमेंट हो रही है वो हो रही है चेक से। तो चेक का मतलब क्या हुआ कि पैसा कहां से निकलेगा? बैंक से। तो इसका मतलब अब जो दूसरा हेड बाहर आएगा वो होगा बैंक। तो दो हेड्स आपके बाहर आ गए, इक्विपमेंट और बैंक। दोनों चीजें क्या हैं? एसेट है, ठीक है। इंक्रीज क्या हो रहा है और डिक्रीज क्या हो रहा है? इक्विपमेंट इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल। इक्विपमेंट इंक्रीज हो रहा है, और चूंकि पैसा बैंक से निकल रहा है तो बैंक डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल। इस वक्त जो, अच्छा, आ जाओ भाई। रिसीव्ड कंसल्टिंग फी इनकम, हाँ जी। तो मैं 5 पिलर्स पे वापस आता हूं। एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस। जब इन 5 पिलर्स का मैंने जिक्र किया था तो जो पहले 3 मैंने बताए थे वो तो मैंने बताया था कि ये बैलेंस शीट का पार्ट है। उसके बाद 2 मैंने हेड्स बताए थे, रेवेन्यू और एक्सपेंस। इन दोनों के दरमियान मैंने एक डिफरेंस बताया था, रेवेन्यू और एक्सपेंस। कंपनी की जेब में किसी भी एंड से जब वो कमाती है, कमाने से जो पैसा जेब में आता है वो कहलाता है रेवेन्यू, ठीक है। और जब कंपनी अपनी जेब से कोई खर्चा करती है उससे वो डालती है एक्सपेंस में। तो कंपनी जब बेच रही है या कमा रही है तो उसको वो डाल रही है रेवेन्यू में, जब खर्चा कर रही है तो उसको वो डाल रही है एक्सपेंस में। और जब रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो क्या बनेगा? या तो नेट प्रॉफिट होगा या फिर नेट लॉस होगा, ठीक हो गया। अब इस ट्रांजैक्शन पे वापस आओ। यहां क्या हो रहा है? एक सर्विसेज दी गई है कंसल्टेंसी की और उसके अगेंस्ट में पैसा आया है कंपनी के पास, ठीक है।
तो मैं इसका हेड क्या बना सकता हूं? सर्विस इनकम, सर्विस रेवेन्यू। और अगर मेरा बिजनेस ही कंसल्टेंसी का है तो मैं कंसल्टेंसी फी, कंसल्टिंग फी इनकम का भी हेड बना सकता हूं, मैं कंसल्टेंसी फी का भी हेड बना सकता हूं। ठीक है, मैं सर्विस इनकम का भी हेड बना सकता हूं, सर्विस रेवेन्यू का भी हेड बना सकता हूं। डिपेंड करता है। मैं अगर बहुत सारी सर्विसेज दे रहा हूं तो मैं सर्विस इनकम का हेड बनाऊंगा। अगर मैं सिर्फ कंसल्टेंसी का बिजनेस कर रहा हूं तो फिर इसका मतलब मेन मैं इसी को ही बना सकता हूं। मैं अगर एक सर्विस दे रहा हूं रियल एस्टेट की, कंसल्टेंसी की, एक सर्विस दे रहा हूं मैं लीगल सर्विसेज की, एक कंसल्टेंसी दे रहा हूं मैं लेट से मशीन कंस्ट्रक्शन के हवाले से, या क्या कहना चाहिए, इक्विपमेंट्स के हवाले से, तो इसका मतलब फिर मैं क्या करूंगा? ब्रेक कर दूंगा ना। ये भी मेरे पास इनकम है, ये भी मेरे पास इनकम है, ये भी मेरे पास इनकम है। तो मैंने क्या किया जी, एक हेड बना दिया सर्विस इनकम, उसके नीचे मैंने नरेशन में मेंशन कर दिया जी मैंने ये सर्विस इनकम जनरेट किया है कंसल्टेंसी फी से। जिसकी कंसल्टेंसी फीस है उसको फर्दर मैंने मेंशन कर दिया रियल एस्टेट से किया है, मैंने किसी और जराए से किया है, मैंने लीगल फी चार्ज की है, मैंने ऑडिट फी चार्ज की है, कोई भी हो सकता है ना। इस वक्त जो मेन चीज है वो ये है कि आपने हेड कौन सा निकालना है। तो भाई हम हेड जो है वो निकाल दिया हमने। लो भाई, एक हेड हो गया हमारे पास कैश और दूसरा हेड हो गया हमारे पास फी इनकम। तो इसका मतलब दो हेड मैंने बाहर निकाल दिए, एक निकाल दिया मैंने कैश और एक निकाल दिया मैंने फी इनकम। क्यों? मैंने पैसा रिसीव किया है, रिसीव्ड कंसल्टिंग फी इनकम। पैसा मैंने रिसीव कर लिया है, मेरी जेब, कंपनी की जेब में आ गया है, तो वो कैश हो गया। और अगेंस्ट में मेरे पास दूसरा हेड हो गया फी इनकम का, या सर्विस इनकम का, या सर्विस रेवेन्यू का, या कंसल्टेंसी फी इनकम का, कोई भी हेड आप यूज कर लें। तो इसका मतलब मैंने दो टाइटल्स बाहर निकाल दिए। एक, चूंकि मैंने सर्विसेज दी तो उसके लिए मैंने हेड चूज कर लिया फी इनकम। दूसरा, उसके अगेंस्ट में बंदे ने मुझे कैश दे दिया, वो आ गया कंपनी की जेब में, तो मैंने वहां मेंशन कर दिया कैश। ये आ गए दो हेड्स। अब इसको लिंक करो। लिंक आप आसानी भी कर सकते हो क्योंकि मैंने सारी डिटेल आपको एक्सप्लेन की है। कैश तो हमें पता है ऑलरेडी कि वो एसेट है। फी इनकम को मैं कहां डालूं? रेवेन्यू। परफेक्ट। मैंने कमाया है ना पैसा। दो तरह की कंपनीज होती हैं, एक या तो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, दूसरा या वो माल प्रोसेस करके बेच रही हैं। ठीक है, मेरा काम है सर्विसेज देने का। मतलब दो बड़े सेटअप्स होते हैं ना, एक जो सर्विस देता है, दूसरा वो जो के माल बेचता है बना के। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि मैं अब अगर कैश और फी इनकम की बात कर रहा हूं तो कैश तो मुझे पता है कि वो एसेट है, फी इनकम को मैंने क्या मान लिया? रेवेन्यू। ठीक है जी, ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। अब आओ तीसरे स्टेप पे। अब जब कैश तो मुझे पता है कि मेरी कंपनी की जेब में कैश आ गया है तो वो एसेट है, वो इंक्रीज कर रहा है, तो वो डेबिट हो जाएगा। रेवेन्यू के साथ क्या करोगे? तो दोबारा रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि एक इंक्रीज करेगा और एक डिक्रीज करेगा तो वो डेबिट और क्रेडिट होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इंक्रीज करें और एक डेबिट हो और दूसरा क्रेडिट हो। आ जाओ भाई। समथिंग न्यू कह रहे हैं जी, बिल टू मिस्टर आमिर फॉर सर्विसेज गिवन ऑन क्रेडिट। इससे पहले वाली ट्रांजैक्शन में सर्विसेज दी, कैश ले लिया। अब सर्विसेज दी हैं लेकिन उसके पैसे हमें मिलेंगे बाद में, अभी नहीं मिले। उसको हमने दिया है बिल कि मिस्टर आमिर
उसको हमने दिया है बिल, सर्विसेज दी और बिल दे दिया। पेमेंट वो करेगा बाद में। अब दो हेड्स बाहर निकालने कम से कम। तो जब हम सर्विसेज दे रहे हैं तो एक तो हो गया आपका सर्विस रेवेन्यू, सर्विस इनकम, फी इनकम, इनमें से कोई भी हेड, सही है ना। दूसरा हेड दिलदार, अकाउंट्स रिसीवेबल। तो जब हमने पैसा, उधार का पैसा रिसीव करना होता है बाद में, तो जब तक वो रिसीव नहीं होता तब तक उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज ए अकाउंट्स रिसीवेबल रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जब तक वो पैसा रिसीव नहीं होता, आपने सर्विसेज दी और उस सर्विसेज के अगेंस्ट में पैसा अभी आपको रिसीव होना है, तो जब तक वो पैसा रिसीव नहीं होगा तब तक आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको एज ए अकाउंट्स रिसीवेबल रिकॉर्ड करोगे। तो जो दो हेड्स बाहर आ गए, अकाउंट्स रिसीवेबल, दूसरा आप फी इनकम भी लिख सकते हो, आप सर्विस रेवेन्यू भी लिख सकते हो, ठीक है ना, जो जस्टिफाई करे। अब ये बताओ कि हेड्स तो हमने बाहर निकाल दिए, फी इनकम चूंकि लास्ट ट्रांजैक्शन में फी इनकम यूज हुआ तो वो तो पता चल गया रेवेन्यू। अकाउंट्स रिसीवेबल, एसेट नॉट लायबिलिटी। लायबिलिटी हमेशा याद रखो, जब आपने कोई काम करना हो, आपने खुद कोई काम करना हो, कोई पेमेंट करना हो, तो वो लायबिलिटी बनती है। लेकिन जब रिसीव करना हो तो वो एसेट बनता है। अब आप इसको इस एंड से देखो, इससे पहले वाली ट्रांजैक्शन में आपने सर्विसेज दी, कैश ले लिया, उस कैश को आपने कहां रखा, एसेट में ना। तो अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो एसेट का रिप्लेसमेंट है, कि आपको कैश नहीं मिला तो आपने अकाउंट्स रिसीवेबल का हेड यूज किया। तो इसका मतलब वो जो अकाउंट्स रिसीवेबल है वो एसेट का रिप्लेसमेंट है। इसी वजह से अकाउंट्स रिसीवेबल भी एसेट्स के अंदर पार्क होता है। तो जो दो हेड्स आपने निकाल लिए, यानी जो उसको लिंक किया पिलर्स के साथ, तो वो हो गए, अकाउंट्स रिसीवेबल आपका एसेट हो गया और फी इनकम आपका रेवेन्यू हो गया। और दोनों की ट्रीटमेंट आपको पता है, एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा, रेवेन्यू इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा। आपने 100 रुपए की सर्विस दी, आपने 100 रुपए की और सर्विस दी, आपने 100 रुपए की और सर्विस दी, तो सर्विस तो आपकी इंक्रीज कर रही है ना। अगेंस्ट में क्या हो रहा है, पहली सर्विस दी, कैश मिल गया, दूसरी सर्विस दी, अभी कैश नहीं मिला तो आपने अकाउंट्स रिसीवेबल में डाल दिया, तीसरी सर्विस दी, कैश मिल गया, आपने उसको कैश में डाल दिया। तो 200 रुपए आ गए कैश के अंदर, 100 रुपए आ गए अकाउंट्स रिसीवेबल के अंदर। जब वो अमाउंट रिसीव हो जाएगी, जैसे कि इससे अगली ट्रांजैक्शन में अगर आप जाएं, रिसीव्ड कैश फ्रॉम आमिर, कि इससे पहले वाली ट्रांजैक्शन में उसको हमने सर्विसेज दी, बट चूंकि उसने पैसे नहीं दिए थे, उसको हमने बिल दे दिया, तो उसको हमने उठा के डाल दिया अकाउंट्स रिसीवेबल के अंदर। अब उसी अकाउंट्स रिसीवेबल के अगेंस्ट में आमिर ने आपको कैश दे दिया। अब पहली चीज जो बाहर आ गई, ये वाली जो ट्रांजैक्शन है ये आपकी पिछली ट्रांजैक्शन के साथ लिंक है, पिछली ट्रांजैक्शन से लिंक है। पिछली ट्रांजैक्शन में आपने आमिर को उधार सर्विस दी, उस उधार सर्विस के अगेंस्ट में आपने रिसीवेबल क्रिएट किए। अब क्या हो रहा है, अब आमिर आपको पेमेंट कर रहा है, आपकी जेब में पैसा आ रहा है। तो इसका मतलब दो हेड्स कौन से, कैश एंड रिसीवेबल। बिल्कुल, इनकम तो हम ऑलरेडी
पिछली ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड कर चुके, इनकम रिकॉर्ड कर दी हमने, उसको हमने बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। अगेंस्ट में हमने कर दिया अकाउंट्स रिसीवेबल, उस अकाउंट्स रिसीवेबल के अगेंस्ट में हमें मिला है कैश। तो अब इसका मतलब क्या होगा, कि दो हेड्स आप बाहर निकालोगे, उसमें एक होगा कैश और दूसरा होगा अकाउंट्स रिसीवेबल। क्यों? जो अकाउंट्स रिसीवेबल आपने पीछे क्रिएट किए थे, यहां पर लाके आप उसको करोगे कम। तो इसका मतलब यहां पे एसेट आपका, दोनों तो एसेट है, वो तो कंफर्म बात है। कैश आपका इंक्रीज कर रहा है, अकाउंट्स रिसीवेबल आपका डिक्रीज कर रहा है। आई होप ये पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे। और चूंकि एसेट इंक्रीज करेगा तो वो डेबिट होगा, एसेट डिक्रीज करेगा तो वो क्रेडिट होगा। तो पिछली ट्रांजैक्शन और ये ट्रांजैक्शन, इन दोनों को लिंक करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। पिछली ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, सर्विसेज दी, सर्विस रेवेन्यू है, इंक्रीज हुई, आपने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, वही रिपीट कर रहा हूं। अगेंस्ट में क्या हुआ, आपको कैश नहीं मिला, तो आपने अकाउंट्स रिसीवेबल का हेड बना दिया और उसको डेबिट में दिखा दिया। अकाउंट्स रिसीवेबल एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ तो वो डेबिट हो गया। एक ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब ये तो आपने सर्विस इनकम जो था, ये तो आपने बुक कर दिया ना अपनी जगह पे। फ्लेक्सिबल क्या चीज है, अकाउंट्स रिसीवेबल। अब जब आपको कैश मिल गया, तो ये जो अकाउंट्स रिसीवेबल का स्टेटस डेबिट है, रिसीवेबल का डेबिट है, ये अब क्रेडिट में आ जाएगा ना। क्यों? इसके अगेंस्ट में आ गया कैश। यानी कि आपने 100 रुपए की सर्विसेज दी, वो 100 रुपए आपने रिसीवेबल में डाल दिए। ठीक है, अभी कैश जेब में नहीं आया। जब कैश जेब में आया, तो इसका मतलब फिर ये जो अकाउंट्स रिसीवेबल खड़े हुए हैं, इनका पर्पस तो खत्म हो गया ना। तो इसका मतलब इसको आप क्रेडिट करोगे, डेबिट करोगे कैश को, इसको खत्म करोगे ना अकाउंट्स रिसीवेबल को। तो जब आप इसको पिछली ट्रांजैक्शन के साथ लिंक करोगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एक जगह आप अकाउंट्स रिसीवेबल को डेबिट कर रहे हो, और दूसरी जगह पे जब कैश रिसीव हो रहा है तो आप उसको क्रेडिट कर रहे हो और डेबिट कर रहे हो कैश को। तो नेट ऑफ होने के बाद देखोगे तो आप उसी ट्रांजैक्शन पे चले जाओगे, कैश डेबिट और सर्विस इनकम या फी इनकम क्रेडिट। हाँ जी। अब पहले माल बेचा था उधार, अब खरीदा है उधार। तो अगर तो ट्रांजैक्शन यहां पे ऐसे होती, कंप्यूटर परचेज किया है कैश पे, तो आप दो हेड यूज करते, एक होता कंप्यूटर, दूसरा होता कैश। सही है, या कंप्यूटर की जगह पे इक्विपमेंट यूज कर लेते, दूसरा हो जाता कैश। अभी क्या हो रहा है कि इक्विपमेंट तो बाय हो रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में कैश पेमेंट नहीं हो रही। तो यस, बाय डिफॉल्ट जो हेड यूज होगा वो होगा अकाउंट्स पेएबल। जिस तरीके से हम अमाउंट हमें रिसीव करनी होती है, तो रिसीव करने के लिए बाय डिफॉल्ट जो हेड यूज होता है वो होता है अकाउंट्स रिसीवेबल। लेकिन अभी जब हमने खुद पेमेंट करनी है, तो बाय डिफॉल्ट जो हेड यूज होगा वो होगा अकाउंट्स पेएबल। तो इस लिंक को पकड़ें कि जब आपने कैश रिसीव करना है, तो आपने अकाउंट्स रिसीवेबल बुक किया, और जब आपने पेमेंट करनी है तो आपने उसको अकाउंट्स पेएबल में डाला, अकाउंट्स पेएबल। ठीक है, तो इसका मतलब दो हेड जो बाहर निकाल दिए हमने, वो हो गया इक्विपमेंट और अकाउंट्स पेएबल। अब इसको लिंक करो पिलर के साथ। इक्विपमेंट ये तो ऑलरेडी हम करते हुए आ रहे हैं, तो आसानी से बता सकते हैं कि जी ये एसेट है।
व्हाट अबाउट अकाउंट्स पेएबल? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अमाउंट रिसीव करनी है तो आपने उसको डाला एसेट में। अभी आपने अमाउंट पे करनी है तो आपने उसको डाला लाइबिलिटीज में। सही है, उसको आपने पिलर्स में लाइबिलिटी के साथ कनेक्ट किया, बिल्कुल, कि ये मैंने पेमेंट करनी है। ठीक हो गया? तो एक हो गया आपका एसेट और दूसरा हो गया आपका लाइबिलिटी। अब ट्रीटमेंट, इक्विपमेंट आपने बाय किया है तो इंक्रीज हो गया। लायबिलिटी आपने क्रिएट की है, अभी आपने पेमेंट की नहीं है, पेमेंट करनी है, तो लायबिलिटी क्या हो रही है? जी, तो लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल। आप एक लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो कि 100 रुपए आपने देने थे, दिए नहीं, आपने देने हैं। देने हैं तो मतलब आपने लायबिलिटी को इंक्रीज किया, तो इसका मतलब एसेट भी इंक्रीज हो रहा है और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो अब जरा आ जाओ पिलर के ऊपर। एसेट का तो हमें पता है कि इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, लायबिलिटी के साथ क्या करोगे? लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करेंगे, बिल्कुल। तो एक आपका डेबिट हो गया और एक आपका क्रेडिट हो गया। परफेक्ट। हाँ जी, अब ये पिछली ट्रांजैक्शन से लिंक कर रही है। ट्रांजैक्शन कि रहमान से जो इक्विपमेंट बाय किया था, अब उसकी पेमेंट कर रहे हैं। अब दो हेड बार निकालो, पेमेंट कर रहे हैं बाय चेक। यस, तो पिछली ट्रांजैक्शन में हमने अकाउंट्स पेबल क्रिएट किए थे, तो इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन में जब हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं तो वो जो लायबिलिटी है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ना। अकाउंट्स पेबल जो कि लायबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है। तो एक हेड तो हो गया अकाउंट्स पेबल। चूंकि चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा कंपनी की जेब से निकल के नहीं जा रहा, बैंक की जेब से निकल के जा रहा है। तो इसका मतलब दो हेड जो आपने बाहर निकाल दिए वो हो गया अकाउंट्स पेबल और बैंक। और चूंकि अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी है और चूंकि आप पेमेंट कर रहे हो तो इसका मतलब लायबिलिटी आपकी कम हो रही है, तो इसका मतलब लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है। और दूसरे एंड पे बैंक जो कि एसेट है, दोनों डिक्रीज कर रहे हैं। यहां से आपकी लायबिलिटी डिक्रीज कर रही है और बैंक से आपका कैश रिड्यूस हो रहा है। दोनों एंड पे डिक्रीज हो रहे हैं। तो जब दोनों एंड पे डिक्रीज हो रहे हैं तो आपको यह देखना है कि लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा? यस। और एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। ये उसी की वाइज वर्सा एंट्री है जो रिसीवेबल्स की हमने से पहले बनाई थी। काफी आसान हो जाएगा। जी जनाब, आबिद साहब ने पैसा बिजनेस में इंजेक्ट किया है, पैसा बिजनेस में लगाया है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन ये बताओ, बिजनेस में पैसा लगाओगे तो वो कहां पार्क होगा जाके? यस, इक्विटी या कैपिटल के अंदर।
जो हेड वो यूज कर रहे हैं। इक्विटी यूज कर रहे हैं तो इक्विटी आ जाएगा, कैपिटल यूज कर रहे हैं तो कैपिटल आ जाएगा। ये हो गया पहला हेड। उसके साथ साथ देखो मैंने बात की थी कि इक्वेशन में जब इक्विटी के अंदर पैसा पार्क करोगे तो ऑल्टरनेट कहां पे खड़ा होगा जाके, जाके कैश के अंदर, एसेट्स में। परफेक्ट, बेहतरीन। तो इसका मतलब जो दो हेड्स आपने बाहर निकाल लिए वो हो गया कैश और कैपिटल। अब आओ, कैश ऑलरेडी कई दफा हम ट्रांजैक्शन में यूज कर चुके हैं। अब तो हमें याद भी हो गया कि कैश जो है वो एसेट है। कैपिटल के बारे में अगर बोला जाए तो ये क्या है? वेरी स्मॉल फर्म्स जो होती हैं वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटल यूज करती हैं, और जो लार्ज फर्म्स होती हैं वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इक्विटी का वर्ड यूज करती हैं। उसमें क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लिखा हो इक्विटी या ऑनर्स इक्विटी या कैपिटल, तो इन सब का मतलब एक ही है कि पैसा बिजनेस में लगाया गया है। तो कैपिटल या इक्विटी इटसेल्फ पिलर है। तो अब इनकी ट्रीटमेंट क्या हो गई, ऑलरेडी पता है। कैश एसेट है, कैपिटल इटसेल्फ कैपिटल है या इक्विटी है। अब एसेट का ट्रीटमेंट तो हमें पता है, बिजनेस में पैसा लगाया, एसेट में जाके पार्क हुआ, एसेट इंक्रीज कर रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा। कैपिटल का क्या करोगे, क्रेडिट होगा। बेहतरीन, इंक्रीज हो रहा है, दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा, कैपिटल इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा। परफेक्ट। अब बताओ, अब ये चीज कितनी आसान होती है कहना कि मैंने जब बिजनेस में पैसा लगाया तो मैंने कैपिटल का हेड यूज किया या इक्विटी का हेड यूज किया, अगेंस्ट में कैश को यूज किया। और जब मैं पैसा बिजनेस से निकाल रहा हूं तो ये भी बाय डिफॉल्ट है कि जब हम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसको या तो कैपिटल में डालते हैं या इक्विटी में डालते हैं। बट जब बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो ऐसी सूरत में जो हेड यूज करते हैं वो होता है ड्राइंग्स। क्योंकि कैपिटल, ये इस चीज को नोट कर लो अपने पास, कैपिटल या इक्विटी कभी भी खुद से अपनी वैल्यू चेंज नहीं करते। जितना पैसा आपने बिजनेस में लगा दिया वो अपनी जगह खड़ा रहता है, वो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता। अगर आपने कोई पैसा अपनी जरूरत के तहत निकालना है तो उसके लिए आप एक नया हेड क्रिएट करते हो, ड्राइंग्स। तो जो दो हेड्स अब आप इसमें से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि बिजनेस से पैसा निकला है तो इसका मतलब कैश आपने निकाला है, तो एक तो हो गया कैश और दूसरा हो गया आपके पास ड्राइंग्स, ठीक है। तो जो दो हेड्स आपने बाहर निकाल लिए वो हो गए ड्राइंग्स और कैश। ड्राइंग्स किसके साथ लिंक करोगे, ड्राइंग्स लिंक होगा कैपिटल के साथ। देखो, पैसा जब बिजनेस में लगा रहे हो तो उसको कैपिटल में पार्क कर रहे हो या इक्विटी में पार्क कर रहे हो। जब उसी में से पैसा निकाल रहे हो, चाहे वो ड्राइंग्स के हेड से निकाल रहे हो, ड्राइंग्स का हेड यूज करके निकाल रहे हो, लेकिन निकल तो वो इक्विटी में से ही रहा है ना। तो इसका मतलब ड्राइंग्स को आप लिंक करोगे जाके पिलर्स में इक्विटी के साथ या कैपिटल के साथ। ठीक हो गया। और कैपिटल चूंकि डिक्रीज हो रहा है और एसेट भी डिक्रीज हो रहा है, तो कैपिटल डिक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा, और एसेट अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। कुछ चीजें अकाउंटिंग के अंदर बाय डिफॉल्ट होती हैं जिनको आपने बाय डिफॉल्ट ही रखना होता है। जैसा कि पिलर्स की बात करें, उनकी ट्रीटमेंट की बात करें, जैसा कि कुछ हेड्स हमने यूज किए
कि अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, ड्राइंग्स, सही है ना? तो उसी के अकॉर्डिंगली आपने फिर उसको देखना होगा। ठीक हो गया, परफेक्ट। तो इंशाल्लाह जब हम अगली क्लास में जर्नल के ऊपर काम करेंगे तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि पिलर्स, उनका ट्रीटमेंट और जो काफ़ी सारी एंट्रीज हमने प्रैक्टिस की हैं वो तमाम की अंडरस्टैंडिंग आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। ठीक हो गया? तो क्लास को फिर हम वाइंड अप करते हैं। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।